हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मैंने इस साल और कोई वीडियो डाली थी? शायद नहीं डाली थी। नहीं, ये साल की पहली ही है। सो वेलकम बैक एंड विद द न्यू माइक, विद द न्यू लुक। इक्विपमेंट में शॉपिंग की काफ़ी वाइल आई वाज इन इंग्लैंड। और ये आज मेरा कराची में पहला दिन है। और रही बात लुक की, सो आई वाज लाइक, मैं सोच रहा था कि आई नीड टू इनकॉर्पोरेट जैकेट इनटू माय wardrobe, but my wife is like, okay, how many jackets can you have? Or once you start doing this, there's only so many combinations you can do. And once you start dressing up, so whenever you dress down, so like वो expectations high रहती हैं. I don't know, man. So like I'm just experimenting. I mean, perhaps midlife crisis. So आई होप आप लोग का नया साल अच्छा गुजर रहा होगा। और चलें आज की स्टार्ट करते हैं एपिसोड। उससे पहले, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag, स्पेशली नाउ बिकॉज यूट्यूब का रेवेन्यू इतना बकवास चल रहा है पिछले 3 महीनों से। क्योंकि लाइक कैसे मैं समझाऊँ आपको, एक एक्स अमाउंट जनरेट होती है ना विद एक्स नंबर ऑफ वीडियोस। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस वहाँ बिल्ड हो जाती है। अब होता ये है कि जितने ऐड सर्व हों या उनको कितना बिजनेस मिल रहा है, वो उन्होंने कितने रेट पे ऐड उठाए और हमें आगे से कितना दे रहे हैं, तो वो इतना ड्रॉप हुआ है कि इट्स जस्ट सो बैड। सो या, लाइक नाउ इज़ द टाइम टू डू दैट ऑन पेट्रियन, और फेसबुक पे भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, फेसबुक सपोर्टर। ठीक है, आज के सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने फ़ौरन इसको मार्क कर लिया था जैसे मुझे नज़र आया था। इट सेज द फैग कह रहा हूँ, सो सॉरी, द स्वैग फैमिली एंड स्टोरीज। Assalamu alaikum. I hope this email finds you well. A long time ago, you mentioned that you were not comfortable including your children and your wife in your videos, as you do not want them, especially your kids, to harbor any resentment towards you later in life. They might wish that their younger years were not documented on your content, and might upset them that you chose to record them and upload them to the internet without having the foresight to predict this. However, in your recent trip to London, where you are as of writing this email, you've been posting a lot of Instagram stories involving your two sons, especially the younger one, and even your wife as well at times. I'm extremely curious to hear your introspection on this evident change in thinking and what prompted it. Is it coming from your love for your kids and you wanting to show it to the world, or perhaps something else? Would love to hear your thoughts on this one. Take care and good luck with all you do. Thank you so much. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपने जो बात बोली, और मैंने यही चीज़ें पहले बोली थी। However, जो मेरा मतलब था, so देखिए, first of all, there is a reason why my family is not, especially my wife is not part of, you don't see her much because of her own personal reason and her own personal choices. She doesn't like being out there in the world as much. और वैसे पर्सनली मैं भी इस तरह का, आपने कभी मेरी सेल्फी देखी है? मेरा चक्कर ही नहीं है। आई हैव टू मेंटेन इंस्टाग्राम बिकॉज इट्स माई बिजनेस। अदरवाइज, और इंस्टाग्राम भी मैं कितनी पोस्ट कर रहा होता हूँ तस्वीरें, महीने में 2-3 इस तरह करके ना। सो लाइक, सो दैट्स हर चॉइस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। जो मेरा मेन मकसद था ना कहने का, वो ये था कि आई एम नॉट गोइंग टू कैश इन ऑन माई फैमिली। मेरा मतलब ये था, शायद मैंने उसको सही कन्वे ना किया। होता ये है यहाँ पे, मैं लाइक टू ईच देयर ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, तालिबान वाली सोच तो है नहीं ना कि जस्ट बिकॉज आई डू थिंग्स अ सर्टन वे सबको उस तरह करनी है। सबका अपना अपना मकसद है और अपना अपना तरीक़ाकार है। हाउएवर, आई डोंट लाइक कि आप फैमिली को कैश इन करें। यहाँ होता क्या है अमूमन, कि जहाँ शादी हो रही होती है तो फिर वो पूरी शादी जो है ना एक इंस्टाग्राम इवेंट बन जाती है या एक फेसबुक इवेंट बन जाती है। ठीक है, it's good to document the journey and everything, that's perfectly fine, मगर to capitalize on this is something that I'm against. ठीक है, या होता ये है सेलिब्रिटीज़ के बच्चों की, फॉर एग्जाम्पल शादियाँ बिकती हैं। कतरीना कैफ की शादी ज़ाहिर है वो बिकी थी। इस तरह इंस्टाग्रामर भी करते हैं, यूट्यूबर्स भी करते हैं, वटेवर। और दूसरा फिर ये कि औलाद का होना जो है ना वो मज़ीद कंटेंट हो जाता है। लाइक मुझे तो ये लगता है लोग बच्चे इसलिए करते हैं कि यार इंस्टाग्राम का कंटेंट मिलेगा, और अभी बच्चा पहला पैम्पर नहीं पहनता, बच्चे का इंस्टाग्राम बना हुआ होता है। आई मीन दैट्स स्टूपिड मैन। बच्चे का इंस्टाग्राम बना हुआ है, अब बच्चा भी एक कमोडिटी है, बच्चा भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ तो अब उनकी मदर्स भी सेलिब्रिटीज़ हैं।
I mean, like before them being what they are, their mothers were typical working housewife or whatever. बट अब वो भी एक सेलिब्रिटीज है, तो लाइक वो अम्मी भी कैश हो रही हैं, अबू भी कैश हो रहे हैं. दिस इज नॉट मी, ठीक है ना. ये कुछ लोग करते हैं. और बच्चे खास तौर पे लाइक मैगजीन्स को तस्वीरें बेची जाती हैं, या फिर ये कि बच्चे का इंस्टाग्राम बना हुआ है तो चलो जी पैम्पर का स्पॉन्सर ये आ रहा है, दूध का स्पॉन्सर ये आ रहा है. ये नहीं करना, ठीक है. तो मैंने कभी भी नहीं किया. तो मेरा जो मकसद था ना कि मैं उनको नहीं करूँगा पोर्ट्रे. और हाँ, मैं उनको इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहा. अगेन वही वाली वजह है, मैं डाल दूँ नीचे लोग गलीज गलीज कमेंट करके चले जाएं. अब 1100 कमेंट मैंने तो पूरे नहीं पढ़ने. बच्चे की नज़र पे कल आ गया कमेंट, उसको कोई फैट शेम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बच्चा है यार छोटा. दे वोंट बी एबल टू हम तो खैर बुलेट प्रूफ बगैर रहते हैं. मुझे तो आप कुछ भी बोलो, मुझे तो असर ही नहीं होता. टोई करके चली जाती है बात, राइट. That's how I'm concerned about them. So एक तो commodification of family, I'm against that. And also possible bullying, उसके भी मैं against. So that is the reason. रही बात stories की, obviously I live with them and I will eventually live with them forever and ever. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मेरे एक दिन का हिस्से में वो लोग हैं और वो नज़र ही ना आए. Alienate तो नहीं हो सकते ना. Obviously my son will be running around, my wife will be like opening the door or doing this or doing that. तो ग्लिम्सेस तो दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, इधर उधर से, ठीक है. दे पार्ट ऑफ माई फैमिली, दे आर माई फैमिली एंड दे पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो नज़र तो आएंगे. तो वो नज़र आ जाएगा. हाँ, ये नहीं होगा कि जी ये मेरी बीवी का अकाउंट है, अब मेरे बीवी के भी 5 लाख फॉलोअर हैं. वाई? क्योंकि वो मेरी बीवी है, उसकी कोई अपनी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है. ऐसा होता है ना भाई कि एक फ़र्द, या तो मर्द या खातून, जो भी सेलिब्रिटी हैं, इंस्टाग्रामर हैं या जो भी हैं, वो सेलिब्रिटी हैं. अब उनकी शादी हो गई, अब उनका स्पाउस भी सेलिब्रिटी. अचीवमेंट क्या है जी? उनसे शादी हुई. अबे ये क्या बात हुई यार, खल्ली वल्ली. तो मेरा ऐसी नहीं. माई वाइफ इन हर ओन राइट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल वुमन. तो उनकी वो वाली जो नीड्स होती हैं ना, वो वहाँ से पूरी हो जाती हैं. इंसान की नीड होती है ना वो मैस्लोज हायरार्की वाली, सेल्फ, नहीं क्या है वो लास्ट वाली, सेल्फ वर्थ जिसको आप कह सकते हो, तो वो वहाँ से हो जाती है पूरी. तो उनको नहीं ज़रूरत है कि जी मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक्स कितने आ रहे हैं और ये कितने आ रहे हैं. भाई चोर खातून. सो या, तो कमोडिफिकेशन इज़ समथिंग आई एम अगेंस्ट. हाँ, ग्लिम्सेस दिख ही जाएंगे. सो या, दैट्स, आई होप यू आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. एंड और फर्दर डिटेल चाहिए तो मैं से बता सकता हूँ. थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका सब्जेक्ट है डिप्रेस्ड / intimacy before marriage. Assalamu alaikum. I'm using this account to stay anonymous, but I'm just going to go straight to the point. I'm a 23-year-old British Pakistani girl and I live with my family. I've been in a relationship with a British Pakistani guy who is a few years older than me and for the past 5 years now, which my family do not know about. Okay. At the start of our relationship, everything was good. Everything was going well. We talked about getting married once I finished my university degree. But now for the past couple of years, we have started to get quite intimate whenever we are with each other. This has made me so depressed because I would say I'm a religious person. I try to pray five times a day and always reading up on the religion and trying to implement as many good deeds as possible because I know what I'm doing is a huge sin in Islam and I'm scared of Jahannam. Okay, अब 5 साल से relationship में मैम. Anyway, खैर, this has destroyed me mentally and has made me so depressed. I feel constant guilt all the time, but I don't know how to stop because I don't want to end this relationship as I can't imagine myself with anyone else in the future. And I wouldn't think it would be fair on my husband if it comes to that. It's not his fault, but also mine because I don't know how to speak up for myself and I fear for losing him as I'm so attached to him. The problem is also he has not mentioned marriage for 3 years now and I finished uni in 2020 and I fear to bring it up in case he brushes it off, which will make me even more depressed. I really want to get married to him and make things halal. I feel so lonely in this situation because I can't go to anyone for help in case of being judged. All my friends are Muslim and I feel ashamed, but I also don't want to expose my sins to them as it is not recommended in Islam. Not being able to find a job after uni has also contributed to my depression, but I can't help but think this is because Allah is punishing me for what I have been doing. I can't stop crying whenever I think about my situation. I feel so stuck in life. Nothing seems to be moving forward. I cry whenever I come across photos of people around my age getting married or getting a job or even buying their first house and I'm still in the same position I was a few years ago. Now my parents have started to look for a
a rishta for me and I don't know what to do. I know they wouldn't get me married off without my permission. However, I keep telling them that I don't want to get married yet because I'm waiting for my boyfriend to start thinking about marriage and bring up the conversation. I'm sorry this is a long email, but I'm all over the place, but I hope you find this email and share your thoughts and opinion. Thank you. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबको ना मेरा मशवरा यही होता है कि अपनी कन्फ्यूजन का ना शिकार दूसरे को ना किया करें. अगर आपको इतना ही अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप करें या बिल्कुल ना करें. सबका अपनी अपनी ज़िंदगी है, जो करना है करें, ठीक है ना. मैं उसमें कोई वो नहीं कह सकता. हाँ, लेकिन अगर जिन लोगों को इतना गिल्ट होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ या गुनाह कर रही हूँ मगर फिर 5 साल से भी कर रही हूँ, तो ये ना एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है. लाइक बी एट वन प्लेस. अगर आपको लग रहा है गुनाह तो आप उसको ख़त्म कर दें. अगर नहीं लग रहा गुनाह, या फिर आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों तरफ का जो है ना, ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी. फिर आपको जहन्नुम भी याद आ रही है, फिर आप 5 साल से भी रिलेशनशिप में, अब आप लोग फिजिकली इंटीमेट भी हो रहे हैं, अब आपको गिल्ट भी हो रहा है. मेकअप योर माइंड, करना क्या है, ठीक है ना. इस साइड रहना है या उस साइड रहना है, दोनों नहीं चल सकते. दोनों में फिर यही होता है जो आपके साथ अभी हो रहा है, ठीक है. तो आपको अगर लगता है कि भाई इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो स्ट्रेट अप उनको बोलें कि जी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए 3 साल हो गए, कब करनी है शादी. क्योंकि इफ़ ही सीरियस तो वो उनको कह देना चाहिए था अब तक. आई डोंट नो वो वेट किसका कर रहे हैं. मुझे लगता है उनको तो जहन्नुम से डर नहीं लग रहा. और अगर उनकी ज़रूरियात ऐसे ही पूरी हो रही हैं, अगर इफ़ दैट इज़ हिज प्राइमरी गोल, आई डोंट नो द गाय, आई एम जस्ट सेइंग, तो उनकी ज़रूरियात तो ऐसी पूरी हो रही, तो क्या ज़रूरत है शादी की. आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस, बट माई पॉइंट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप से ना इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता, राइट. अब आपने घर से भी छुपाया हुआ है, दोस्तों को भी नहीं बताया, लेकिन अपने आप को तो आप टॉर्चर कर रही है ना. मेकअप योर माइंड. नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़ें, डेटिंग करनी है डेटिंग करें. ये नहीं करें कि मैंने ये भी करना है और फिर मुझे यहाँ पे भी बुरा लग रहा है, फिर ये भी. ऐसे नहीं करें अपने साथ, वरना फिर आप इस कांस्टेंट डिप्रेशन में ही रहेंगी और फिर आपको कांस्टेंट गिल्ट होता रहेगा, एंड इट्स नॉट नाइस टू बी इन गिल्ट. रही बात दूसरों की तस्वीर देख के डिप्रेस होना, देखें, एवरीवन हैज़ देयर ओन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो अपनी आज को अगले के अपनी 10% कंप्लीशन को अगले के 100% से कंपेयर करेंगी. देखिए, इंस्टाग्राम देखेंगी तो डिप्रेस ही होंगी. ये तो मैं खुद कहता हूँ, हालांकि दैट इज़ माई वन ऑफ माई प्राइमरी प्लेटफॉर्म वेयर आई मेक मनी, बट इट इज़ अ डिप्रेसिंग, वो इट्स अ सोर्स ऑफ डिप्रेशन. मैं सबको यही कहता हूँ कि उसको देख के ना, ठीक है, एंजॉय करें, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को फॉलो करें, एंजॉय व्हाट वाइकेरियसली ट्रैवलिंग करें, कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या दिखा रहा है, बट उसके सर पे ना सवार करें कि जी मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है या मैं ऐसे ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा. आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तो ऐसे ना करें. उससे फिर डिप्रेशन ही होगा, वरना फिर वो कंपैरिजन कहीं रुकता नहीं है. आज आप कंपैरिजन करें अपनी दोस्तों से, अगर आप उनसे आगे होती तो आप फिर अपने ऊपर वालों को देख के डिप्रेस हो रही होती, फिर आप वहाँ पहुँचती, फिर उनसे, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. फिर आप जेफ बेजोस भी बन जाएंगी तो आप इलॉन मस्क से भी, समझ रही है ना आप, कहाँ कहाँ रुकेगी ये बात. तो कंपैरिजन करना जो है ना, ये गलत होता है, क्योंकि सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है. बॉयफ्रेंड को बोलें कि भाई रिश्ता भेजो, नहीं तो फिर ख़त्म करो, क्योंकि मैं इस तरह गिल्ट में नहीं रह सकती. और मुझे आई हैव द फेयर ऑफ जहन्नुम, जो कि सबको होना भी चाहिए, एंड वाई नॉट. बात गलत तो नहीं है आपकी, बात आपकी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार ना, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट, वो वाली बात है कि ये भी और ये भी दोनों साथ नहीं चल सकते. एक पाथ चूज़ करें, साइड बाय साइड जो है ना, फिर वो उस वक्त ऐसे ना करें. अच्छा, रही बात आपकी कि हाँ, तो मैं आपको फिर यही कहूँगा, पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स को बता सकती हैं, इस पोजीशन में है, तो बता दें कि आई लाइक समवन. ये ना बताएं, पूरी डिटेल ना बताएं, क्योंकि ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली जितनी, जो एक एवरेज माइंडसेट हमें नज़र आता है, ऑब्वियसली आई डोंट नो योर फैमिली, तो वो इतने एक्सेप्टिंग नहीं होते बहुत सारे मामलात के. तो आप उनको इतना बता दें कि आई लाइक समवन, लेकिन ये आप तभी बताएं कि पहले वो मान भी रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ आप बता के डांट डपट खाएं, उधर वो बोले मैंने तो शादी नहीं करनी, तो वो भी हार्ट ब्रेक और घर वालों का भी ट्रस्ट टूटेगा. तो पहले तो बॉयफ्रेंड से पूछे भाई सीन क्या है, करना क्या है. नो मोर इंटीमेसी, गाड़ी में बैठना ही नहीं है मैंने, सीधा स्टारबक्स में मिलो, बस में आओ, और रिक्शा पकड़ कर, आप तो इंग्लैंड में, ट्रेन पकड़ के जाओ, करीब नहीं आओ. ऑब्वियसली यूर यंग, यूर 23, इमोशंस हाई होते हैं, and people feel a certain way, obviously, so that I understand, lekin try to meet him in public and try not to be in situations where you can get intimate and then फिर आपको इस तरह का हो. लेकिन straight up भाई उनसे पूछें क्या करना है. 5 साल मेरे ज़ाया
ये नहीं बोले ज़ाया हुए, बोले 5 साल मैंने दे दिए हैं, आई थिंक इट्स इनफ टाइम, यू नीड टू मेक अप योर माइंड। सो प्लीज़ मुझे बताओ, अभी नहीं बता सकते, हफ्ता ले लो, अब हफ्ते में नहीं बता सकते, महीना ले लो, लेकिन मुझे बता दो। रमज़ान से पहले मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि फिर मैंने ना गिल्ट फ्री रोज़े रखने हैं इस साल, कि मुझे कोई गिल्ट ना हो, और माफ़िया मांगनी है मैंने। समझ नहीं आप मेरी बात? इस तरह बोलें। अगर तो वो सीरियस अगर होता तो वो खुद ही वुड हैव ब्रॉट इट अप लॉन्ग अगो। आई थिंक ही इज़ ओके विद दिस काइंड ऑफ सेटिंग के जहाँ कमिटमेंट के बगैर ही सब कुछ मिल रहा है। लड़के होते हैं इस तरह। तो उनसे पूछें, अगर सही जवाब नहीं देते, कन्फ्यूजन का शिकार, पहले मैं डिग्री कर लूँ या हम सैयद हैं नॉन सैयद नहीं, अगर ये वाली बातें करें, अस्सलाम वालेकुम कहें, आगे निकलें, ठीक है। मगर अपने आप को फर्दर इस टॉर्चर में ना डालें, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। और फिर ज़ाहिर है अल्लाह की नाराज़गी भी किसी को अच्छी पसंद नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को इस सिचुएशन से फिर अलग ही कर लें, वरना फिर आप को गिल्ट भी आएगा और आगे जो है ना वो चीज़ मामला आएगा होंगे नहीं, तो गलत बात है। टॉक टू योर बॉयफ्रेंड एंड टेल हिम के मुझे इसका जवाब चाहिए, और फिर वहाँ से फिर टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। थैंक यू। Alright जी, next email. Assalamu alaikum. I'm 28 and I left Pakistan when I was 18 to do an undergrad in a in a country मैं नाम नहीं लूँगा. After completing it, I started working and then also completed my post-grad full-time while working also full-time. I was really motivated that time. In 2020, I got a better offer to move to another nearby good country. Alhamdulillah, earning good, but there are two main issues in my life that are affecting me mentally and my productivity in life. Number one is settling down. I feel I have dated enough women that it doesn't excite me anymore. I want to be loved by someone permanent in my life. In my current circumstances, the place where I live, the girls have a very high standards and Pakistani guys aren't fancied. Well, आपने ये बात, जिस मुल्क में आप हैं वहाँ तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। द लोकल गर्ल्स आई गेट अ चांस टू डेट यूजली आर द वंस दैट आरंट गेटिंग एनी लक विद द लोकल गाइज हेयर। अच्छा, यानी आपको लेफ्ट ओवर मिलती हैं, मतलब वो उनके स्टैंडर्ड कुछ और है, मगर वो नहीं मिलती तो कहती चलो यही सही। ये वाला सीन है, ठीक है। आई आस्क्ड माई फैमिली टू फाइंड अ सूटेबल गर्ल फॉर मी इन पाकिस्तान। माई ओनली रिक्वायरमेंट वॉज दैट for her to be qualified so that she can get a job here and we can stay together. Nothing wrong. I don't have a PR and I myself am on a working visa. Therefore, I cannot bring a dependent on my visa. I can find a job for her or maybe get her enrolled into university to study further until she gets a job here. I earn more than enough for sustaining a family but just need a visa for her. It's been 2 years and all the families that my mother spoke to don't want their daughter to work after marriage or go into this type of uncertain situation. Usually, families want the guy to have a PR abroad and be able to bring their wife abroad. So I'm not able to find a life partner neither here nor in Pakistan. Number two, living as a nomad. I left home when I was 18. Since then, I have been on visas. It's more than a decade now since I've been going through visas everywhere. This has made me very anxious as I can't call any place home and have this fear of having to go back to Pakistan. I don't want to go back to Pakistan. I've lived all my adult life abroad and I know life in Pakistan is very difficult and challenging. However, since I'm not able to make any permanent progress abroad, I'm thinking of completing IELTS and in 2022 applying for PRs in or अच्छे countries. If it works out, good, or else I'm planning to go back to Pakistan by 2023 because I will be 30 by then. Whatever I've saved, whatever money I have saved, I will take it back and start a new life. At least I will be with my family and can start my own family. What are your thoughts about my situation? Can you share your opinion about my case? I don't want to go back, but I'm also not getting opportunities to settle abroad. Moreover, I feel I'm getting old trying. First of all, thank you so much for your email. So भाई एक साहब हैं 18 साल की उम्र में एक मुल्क चले गए थे, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली, फिर एक और अच्छे मुल्क चले गए। मसला ये वीज़े पे ही रहता है, इनको भी पीआर नहीं मिला है और ना ही प्यार मिला है तो जिस मुल्क में ये रहते हैं बहुत फैंसी किस्म का मुल्क है और वहाँ पे लड़कियों के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, तो वो डेटिंग शेटिंग हो जाती है, लेकिन ही वांट्स टू सेटल डाउन बिकॉज ही वांट्स टू फील लव्ड, विच इज़ एब्सोल्यूट। ये होता है, देखो हर मर्द है ना, ये जितने लड़के सुन रहे हैं 18, 19, 20 वाले, सब चाहते हैं हम डैन बिल्जेरियन बनेंगे, लेकिन आई कैन टेल यू फॉर श्योर इट गेट्स बोरिंग। टू मच अवेलेबिलिटी ऑफ एनी थिंग इज़ बोरिंग। कुछ भी हो जाए, चाहे वो आप नशे हों, चाहे वो आपकी दूसरी वाइसेस हों या कुछ भी हो, हम हवा को चेरिश नहीं करते, हर वक्त मिलती है ना। सांस लेने को चेरिश ही नहीं करते। जब कोविड में सांस नहीं आ रहा था, जब ऑक्सीजन लगाई हुई थी, फील हुआ था ना कि यार ये कितनी नेमत है ये चीज़।
नहीं होता, पानी नहीं करते, अब पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। अबे लोगों के चूल्हे सारा सारा दिन चलते थे। हमारी खाला मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके शौहर बड़े बहुत ही कंजूस आदमी थे, बहुत यार, आप सोच कंजूसी की इंतहा। सुबह एक तीली जलाने देते थे, अबे तीलियों का हिसाब रखते थे, सोचो यार। तो एक तीली जलती थी और गैस चूल्हा पूरा दिन बिल्कुल हल्की आंच पे जलता रहता था। गैस का तो बिल ही आता था 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये तो भर सकते थे क्योंकि वो पैसे वाले तो थे। मगर बस ये कि तीली ना ज़ाया हो, तो एक तीली जलती थी सुबह। सो वी डोंट चेरिश जब ये चीज़ बहुत वाफिर मिकदार में मिलती है ना। तो ये आपको लगता है कि जी डैन बिल्जेरियन की तरह हमारी एक यॉट होगी और होज होंगी उसमें, और हम बस घूमते रहेंगे, कभी मोनाको, कभी इटली, कभी कहाँ। इट गेट्स बोरिंग। इवन डैन बिल्जेरियन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइक यू नो यू सी ऑल माई इंस्टाग्राम एंड दिस। खैर उसकी लाइफ बड़ी फेक है, स्कैमर है। मगर कहते हैं द बेस्ट टाइम आई हैड वाज लाइक, हम 6 दोस्त थे और एक छोटी सी बोट पे थे और हम फिशिंग कर रहे थे। दैट वाज लाइक आई वाज सो हैप्पी, दैट वाज माई हैप्पीस्ट टाइम। एनीवे, तो ये जो आपको फीलिंग आ रही है ना कि यू वांट टू सेटल डाउन और ये डेटिंग वेटिंग, इट गेट्स बोरिंग एट टाइम्स। ऑब्वियसली यू नीड समवन नेक्स्ट टू यू, एंड इट्स अ वेरी वेरी इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग to go back home to no one. It's a very sad feeling and I can totally relate to that. Anyway, so yeah, your need, तो ये सेटल होना चाह रहे हैं। मसला ये है कि इनके पास खुद पीआर नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि कोई इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो कि जो आए वर्क वीज़ा पे काम भी करे, साथ पैसे भी कमाए। अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती तो ये उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दें ताकि वो वहाँ से पढ़ के फिर जॉब कर ले, क्योंकि अभी पीआर नहीं है तो डिपेंडेंट को ये नहीं बुला सकते। मसला ये है कि पिछले 2 साल से ये देख रहे हैं और फैमिलीज जो हैं नहीं दे रही रिश्ता, कि भाई लड़के का पीआर होगा तो हम देंगे, ये तो अनसर्टन है कल वापस आ जाए। तो ये जो फैमिलीज इस तरह कर रही हैं, तो आपको अपनी बेटी किसी बाहर मुल्क में देखनी है या आपको एक अच्छे शख्स के साथ देना है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कहाँ रहे। ये देखें ना, ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं कि हमारी बच्ची अमेरिका लाइक है तो ये दुबई वाला साइड पे हटे, ये नहीं कि आई डोंट नो मैन, क्या लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं। इंसान अच्छा हो तो वो भाई, ये कराची भी अमेरिका है, ऐसा ही है भाई। अगर शौहर अच्छा हो, घर अच्छा हो, पढ़े लिखे हो, सुकून की लाइफ हो, घर में चिक चिक ना हो, तो यही अमेरिका है। नहीं तो आप ओस्लो में भी रहते हो और आपकी वो झड़पें हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, तो वो दोज़ख है। हालांकि नॉर्वे जन्नत कहते हैं, दोज़ख है वो भी, राइट। तो फैमिलीज़ को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार फैमिली कैसी है। ठीक है, आज वो बाहर है, किस बात की गारंटी है भाई, वीज़ा है, पीआर है, जो है नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है, कोविड हो गया, नौकरियां ख़त्म हो गई, वापस आना पड़ सकता है। तो फैमिली अच्छी देखें, ये ना देखें कि बच्ची ने रहना कहाँ है। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आपको कोई भी रिश्ता नहीं देना चाह रहा। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़ाहिर है सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं लड़कियों की फैमिलीज़ के, कि भाई बच्ची जाए तो फिर उधर ही की होके रहना, क्या फिर वापस मुरीद के आके बैठेगी, समझ रहे हैं, उनका ये कंसर्न होगा। अब जो बात आपने कही लिविंग एज अ नोमैड के 10 साल से आप बाहर हैं पाकिस्तान से और हर वक्त एंक्शस रहते हैं क्योंकि आपको वीज़ा हर साल रिन्यू कराना पड़ता है और पाकिस्तान आप नहीं आना चाहते। देखें, नहीं आना चाहते तो ना आए, क्योंकि यार बहुत डिफरेंट होती है लाइफ। और आप 1-2 साल अच्छे मुल्क में अबे मैं इस्लामाबाद से कल आया हूँ, मुझे भाई सड़क जहर लग रही थी आज। कल मैं इस्लामाबाद में कितने 2-3 दिन थे हम, 3 दिन में गाड़ी चलाई भी नहीं, मैं तो साइड पे बैठा हुआ था, ठीक है। इतनी खुली सड़क, ट्रैफिक ही नहीं है, आ रहे हैं F6 से F8, फिर G6 G13, कहाँ कहाँ घूमा, ट्रैफिक ही नहीं फंस रहा। यहाँ मैं भी जमजमा में फंसा, फिर दो तलवार में फंसा, जहर लग रहा था। अबे 2 दिन में ये हाल होता है, तुम 10 साल से बाहर हो। और एक और चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं ना वीडियोस, देखें, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, नथिंग बट लव, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं बात, प्यार करते हैं। और आजकल शादी सीज़न है भाई, हर सड़क पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल रहा है। अभी एक अटलांटा वाले भाई मिले, कल बे एरिया वाले भाई मिले, वहाँ पे सब शादियों पे आए हुए हैं। अबे ट्रैवलिंग की साल में एक छुट्टी मिलती है, शादियाँ, शादियाँ करने, शादियाँ अटेंड करने हैं। चलो अच्छा है, गेट टुगेदर हो जाती है, एक ही तंबू में सारे ख़ानदान मिल जाते हैं, वरना फिर आके 10 खालाओं को मुँह दो, 6 मामू, फिर वो सारी छुट्टियाँ मामू खाला में ही निकल गई। तो शादी में ये फ़ायदा होता है, एक ही टेंट में सब मिल लेते हैं वहीं पे। एनीवे, सो सो नहीं है आसान भाई। और सो हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए मैं कहना चाह रहा था, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं सब अच्छा है पाकिस्तान में, सब अच्छा है, वो इसलिए कहते हैं बिकॉज वो चले गए थे 2001-2002 में, जब मुशर्रफ का टाइम था, डॉलर 60 रुपये का था, आटा 11 रुपये किलो था, 15 रुपये किलो था, ऐसा ही था ना।
अभी मैंने 12 रुपये किलो लिया है आटा, इतना पुराना हूँ मैं, 9 रुपये भी लिया है, कसम खुदा की यार। तो वो अच्छे दौर थे, आप चले गए उस टाइम के, तो आप ना पॉज करके चले गए पाकिस्तान फास्ट फॉरवर्ड पे था, यहाँ तालिबान भी आके जा चुके, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में, और अब 242 का पाउंड है, 242 रुपीज़, 170 का था पिछले जून, इसी जून में बल्कि। सो बेड़ा गर्क हुआ है। तो आप बोलते हो नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, भाई अच्छा है तो आ जाओ, छोड़ दो कनाडा, क्यों सर्दी में एल्बर्टा में -25 की बर्फ वाली तस्वीरें मुझे भेज रहे हो, तो वापस आ जाओ आराम से भाई, 2 लेयर के कपड़ों में घूमो, यहाँ नहीं छोड़ना भी नहीं है, पाकिस्तान में सब अच्छा है, तो भाई तू कनाडा में क्यों है? अजीब बात। तो आप लोग ना वो ही छोड़ के गए, मगर यहाँ चीज़ें बदल गई। इसी तरह बेटा आप जिसने ईमेल की है, आप 10 साल पहले गए, अव्वल तो आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल 18 से 28 वाले, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लड़के के, लड़के इसी में बनते हैं और इसी में बिगड़ते हैं, ऐसा ही है, ये टाइम है बनने बिगड़ने का, उसके बाद फिर ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने तो अच्छे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स पढ़ाई वाले, ग्रेजुएशन वाले, नौकरी वाले अच्छे मुल्कों में दे दिए, और ये मुल्क बहुत अच्छा है जहाँ आपने लिखा है। तो भाई यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ना यही पाकिस्तान की बुराई है, ये फैक्ट है। मैं मुल्क का नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया है, नहीं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, अबे प्लानट ही दूसरा है वो। तो नहीं हो सकता इंसान सेटल, डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2-2 साल में शुगर हो जाती है, लोग 40-40 साल बाद सऊदी छोड़ के आते हैं काले बाल लेके, दो है ना भाई, 2 साल में बाल सफ़ेद, शुगर, डायबिटीज़, वो तो एक ही होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, सब आ जाता है 1-2 साल में, अच्छे अच्छे को, समझ रहे हैं? आसान नहीं है रहना। तो आगे की ट्राई करो, या तो फिर बेटा फिर अपना पीआर वाला सीन कर लो, ठीक है 10 साल हो गए, मगर 10 के साथ 2 और लगा लो, शायद हो ही जाएगा। हाथ पैर मारो, सिचुएशन उधर ही होके करो, ये नहीं कि मैं 30 का हो रहा हूँ मेरी शादी नहीं हो रही। अव्वल तो देखो शादी में कोई एज लिमिट होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक रिवायती बात कर रहा हूँ, कोई आप लड़की थोड़ी जिसकी उम्र निकले जा रही है, हालांकि अगर आपको जैसे पता है मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुहावरतन बात कह रहा हूँ कि आपकी कोई उम्र थोड़ी निकले जा रही, क्या काय की टेंशन है, 35 में कर लेना, 36 में कर लेना। तो आई अंडरस्टैंड यू वांट टू फील लव्ड एंड बिलोंग्ड, एंड दैट्स नथिंग बट नेचुरल, मगर ये कि फिर अपनी सिचुएशन को ओके करे ताकि विन विन सिचुएशन हो ना। इफ़ यू कम बैक, तो आपका जो पूल है ना, अभी अभी आपकी अम्मी ने जहाँ जहाँ रिश्ते देखे होंगे ना, वो एक अच्छा पूल होगा लड़कियों का, वो खूबसूरत भी होंगी, अगेन आई एम अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, मैं जस्ट रिवायती बात कर रहा हूँ, उम्र भी सही होगी, मतलब अच्छा एज ब्रैकेट होगा, मास्टर्स भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आपको एक डिफरेंट पूल की लड़कियां मिल रही होंगी कि जी बाहर जाने वाली। आप जब यहाँ आ जाएंगे ना, तो वो पूल माइक को सॉरी कह रहा हूँ, तो वो पूल हट जाएगा। वो नहीं टिकटॉक इंग्लैंड में खोलो अच्छा वाला आता है, यहाँ खोलो तो 333, समझ रहे हैं? वही हो जाएगा, पूल ही डिफरेंट हो जाएगा। अब ये दूसरी लड़की आ जाएगी, आप बोलोगे वो वाली का है, बोलेगा बेटा वो वाली बाहर की थी, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो लेवल ही अलग था ना। तो अभी आप आ गए, तो अभी आप ज़रा ना इधर देख लो, बड़ा बोर्ड, मलीर, जावा क्लाथ, चेंज हो जाएगा पूल। खैर, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, आई एम जस्ट जोकिंग। सो इसलिए नहीं हो कि मैं 30 का हो रहा हूँ और शादी करनी, हाँ फैमिली वाला पार्ट में अंडरस्टैंड करता हूँ, मगर अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, एज एन इंडिविजुअल सोचें। आज नहीं तो कल हो ही जाएगी शादी, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हें क्या कोई बीमारी है क्या, कुछ ऐसा बात थोड़ी है। तो थोड़ा सा सब्र कर लो और अपना पीआर का कर लो, ताकि तुम्हें फिर प्यार भी मिल जाए, तो वो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। वापस आओगे तो फिर अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स दूसरी हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, और शायद प्रोमैक्स लेवल ही हो जाए, क्योंकि यहाँ रहना भाई, सुबह जब गैस नहीं आएगी ना, ठंडा पराठा जब खाओगे ना, सुबह 4 बजे मेरी माँ बनाती है, जो मैं सुबह 10 बजे खा रहा होता हूँ, और 2 साल से मैं ऐसे ही पराठे खा रहा हूँ, 2 साल से नाश्ता नहीं किया मैंने, मेरे घर गैस ही नहीं आती नहीं है। फ्लैटों की प्राइस पूछो तो करोड़ों के फ्लैट हैं, समझ रहे हो, नहीं आती गैस। बेसिक चीज़ें भाई, बेसिक गर्म पानी से नहाना, बेसिक, अबे लोग नहा ही नहीं रहे आजकल। इस्लामाबाद में माई वाइफ फ्रेंड बाल धुलवाने के लिए सलोन जा रही है, क्योंकि घर में ठंडा पानी है। इस्लामाबाद की सर्दी में कौन सर धोएगा भाई, अब शैम्पू भी तो करना है ना, 4 दिन हो गए, ऑयली हो रहे हैं, ये है वो है।
सलोन जाके 1200 के बाल धुल रहे हैं। बताओ, जो फ्री में घर में शैम्पू कर लेते थे अब 1200 के करा रहे हैं। अबे बेसिक से ही मारे जाओगे। अब देखो ना मरी में क्या हुआ, लोग बेचारे छुट्टी मनाने गए, वीकेंड मनाने गए, मर गए। अबे बेसिक ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई ध्यान से, मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, अपना मुल्क है, मोहब्बत है, मिट्टी मिट्टी में ही चले जाओगे, फिर वो मिट्टी में ही ले जाते हैं बोलते हैं मिट्टी से प्यार है, वो मिट्टी के अंदर ही चलते हैं। ऐसा भी नहीं करना भाई, अल्लाह ने भी कोई अकल दी है, पूरी दुनिया अल्लाह की। अल्लाह ने थोड़ी ये बोला था कि इसी केज के अंदर रहना है, बस ये 2 लाइनें इसी के अंदर रहना है। अबे पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई। तो ज़िंदगी अमानत होती है, तो उसको बेहतर करना, फैसिलिटेट करना। जितना सेहतमंद रहोगे उतनी बातें करोगे ना। हम दुनिया में क्या करने हैं, हम क्या करने हैं दुनिया में, मोमिन साकिब कहता ना। तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना भी इबादत है। जानते बूझते कि वहाँ पे मोबाइल छीन रहे, मैं चला जाऊँ जी आईफोन 13 कान पे लगा के, तो छिनेगा ना, जान खतरे में डाली ना। गुनाह है ये भी एक लेवल का। एनीवे, तो अपने पीआर पे काम करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ताकि आपका पूल जो है ना वही रहे, और आप जो हैं थोड़ा आपके मामलात बेहतर हो सके वापस। मेरा मशवरा तो किसी को भी नहीं होता भाई। बाकी आप जो फतवे लगाना चाहें मुझे लगाएं। आप डिफेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंडिया वाले देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। अबे वो भी वही सोचेंगे, तो इंडिया में कौन सा ठीक है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा ही बेहतर है, वहाँ भी मसले मसाइल है यार। अब ऐसा भी नहीं है, तो जानते बूझते प्रॉब्लम में नहीं जाते, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चले जी। हाँ जी, नेक्स्ट वन, ओल्डर पेरेंट्स हैविंग अ हार्ड टाइम डीलिंग विद देम। Dear sir, I want to share with you an issue I'm facing. I'm a female living outside Pakistan, married to a fine gentleman for the past 4 years, and enjoying life. Basically, everything is in general fairly good. My parents live in Pakistan, and I go to visit them often. I'm one of 4 siblings, 3 brothers, and I'm the only sister. Recently, one of my parents was ill, and I had to go back to take care of them. I was the only one who could go, as other siblings have legal immigration issues and were unable to go. I do not have a sibling living in Pakistan. My parents are in their 60s and 70s, father being in the 70s. In the past, my parents have faced tremendous financial issues. There was only a period of maybe 5 to 6 years where my father made enough money to send his kids abroad for their education. I, being the youngest, fell in the latest time period of this. Towards the end of my education, my father had stopped making money and basically fell into the category of semi-retired to retired, not because he wanted to, but because he refused to do a job wherein he would be answerable to others. Basically, this was an issue in his working life throughout. My dada was a wealthy man who left a lot of money, which the siblings later fought over, and my dad got the short end of the stick. However, it was big enough to help him sustain his life for the most part. The problem that I have in the current scenario is that he has little money, but he has decided to retire and spends his time doing frivolous things like sending jokes on WhatsApp, making nonsensical conversations, living in the past. He was once a decent guy, but he has really fallen from graces in the recent past. It's the classic, an idle mind is the devil's workshop. I have tried to help him develop hobbies, watch interesting things, watch things that make your mind work rather than aid in its deterioration. With these things that he has been doing recently, his Bavakar status in our lives is reducing. He sends frivolous messages, stupid jokes, misogynist jokes, random religious videos, images, basically all the things that kids don't like to receive from their parents. It's like a typical WhatsApp uncle ban gaya aapke abbu. I really remember having a single fruitful conversation with him in which he has given me a solution for my problems. Anything that requires him to use his brain, he refuses to do. He's becoming a caricature Desi uncle, something he was not. He resorts to abusing people without reason, like फलाना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है और ये सारे कुत्ते हैं, as if he's the only sane person on the planet. Me sitting so far away cannot do much for him except help him with my words. But what am I to do if I can't even have a conversation with him? This has manifested in his relationship with my mother as well. I don't remember them ever being happy and financially stable. He always discouraged her from working, and now in their old age, when she is financially dependent on him, he resents this. I hate watching my mother ask him for money for anything. He held the financial reins in his hands so tightly that she now has nowhere to go, and it pains me to have to literally beg him for money.
लाइक दे हाइड द मनी दे हैव सेव फ्रॉम ईच अदर. यार इतनी क्यों इनसिक्योरिटी है? आई ट्राई टू हेल्प सेट अप समथिंग फॉर हर where all of us siblings would send her money every month, but she is unwilling to accept as she views it as charity, which we have all been clear it is not. They are constantly fighting and making disparaging remarks at each other. They refuse to go to therapy. Dude, 70 साल वाले therapy पे कभी भी ना जाए. And she refuses to divorce him. They fight every single day, and honestly, it's just mentally taxing to see this. While visiting, I had a nervous breakdown because of the constant tension in the house, and honestly, couldn't wait to leave and be with my husband where I would be cared for and not be resorted to constant mental tension. The truth is that there is so much going on in my life, personal career issues, mental and physical health challenges, that I find hard to deal with their issues on a regular basis. How do I deal with this situation? P.S. My brothers deal with it completely ignoring the situation and getting on with their lives. I wish I could do that, but the caretaker in me cannot deal with it. How do I fix this situation or should I emotionally disconnect from it? Thank you for your help. First of all, really sorry to hear the situation. So basically, खातून है ये एक बहन खुद हैं ये, और इनके 3 भाई हैं, सब बाहर रहते हैं. फादर 70s में, मदर 60s में हैं. बहुत लड़ते हैं, और बाकी आपने सुन ही लिया है, बड़ी लंबी ईमेल है. तो सो ये जो आपने बात की ना कि वो स्टूपिड जोक्स, मतलब ही रिटायर्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने, ये एक हमारी टिपिकल कुछ लोगों में होती है. एंड लाइक एज आई वॉज रीडिंग योर ई मेल, इट फेल्ट सो क्लोज टू होम. दैट इज़ वाई आई वॉज स्माइलिंग. नो ऑफेंस टू यू, क्योंकि आई लिटरली लिव्ड द सेम लाइफ. ये अंकलों वाली जो है ना स्टूपिड जोक्स, ये बीवियों वाले जोक्स, मेरे भी एक जानने वाले हैं कि दूसरी बीवी वाले लतीफ़े, और ये कि औरत एक टेंशन है, क्या बूढ़े की पेंशन है, औरत एक टेंशन है, पता नहीं, इस तरह के ना फजूल लतीफ़े और शेर व शायरी. बट यार बात वो है, सॉरी मैंने यार बोला, आई एम सेइंग कि बात ये है कि ये लोग बहुत डिफरेंट टाइम्स में पैदा हुए हैं. सो दिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव देम आउट ऑफ वेयर दे आर. आई टेल यू व्हाट, जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वे बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, तो ज़ाहिर एज अ यंगस्टर आई वाज वेरी चार्ज्ड, इमोशनली ड्रिवन, एंड आई यूज्ड टू फाइट हर चीज़ पे कमेंट्स करना, लंबे लंबे थ्रेड बनाना, ये बनाना, वो बनाना. बट एज यू ग्रो, देखें वो समझदारी की निशानी एक ये भी है दैट यू चूज़ वेयर टू फाइट एंड वेयर टू आर्ग्यू. तो अब मैं 99% ऑफ द टाइम आई डोंट आर्ग्यू, आई जस्ट डोंट वांट टू से. कुछ लोग होते हैं जिनको यू फील लाइक यार मैं इसको बचा सकता हूँ, कि तो आप इसको प्यार से समझाते हो कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होता, ये नहीं. कुछ लोग इतनी जाहिलाना बात करते हैं कि आप बोलते हो यार तू उधर ही रहे. लाइक आई हैव अ फ्रेंड, ही ओपनली सपोर्ट्स तालिबान, लाइक ओपनली. स्टडीड इन इंग्लैंड, एंड आई एम सेइंग दिस, मैं बता रहा हूँ डिटेल, सुन भी रहा है तो मेरे इससे भाई खल्ली वल्ली, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ उसके. इंग्लैंड से पढ़ के आया, और ये उसकी थॉट प्रोसेस है, ठीक है. तो मैं उससे आर्ग्यू ही नहीं करता, मैं कहता हूँ तू उधर ही रह, उधर ही रह, यू स्टे हैप्पी वेयर यू आर. तो रही बात ये 60s-70s वाले आपके उम्र के पेरेंट्स हैं, दे ऑब्वियसली वर बोर्न इन 1940s एंड 50s मैन. सो लाइक टू बहुत ही डिफरेंट टाइम था. माई सन वॉज बोर्न व्हेन द VR, अब हमारे घर में एक VR भी है, ठीक है ना, तो वो तो बचपन से ही वो देखेगा ना. हम जब छोटे थे पेरेंट्स बोलते थे टीवी से दूर रहो, आंखें ख़राब होंगी, अब तो वो पहनेगा ही गॉगल इवेंचुअली, राइट. अभी तो बड़ा भाई खेल रहा है, कल को वो भी खेलेगा. डिफरेंट टाइम है, वो तो मेटावर्स में दुनिया होगी उनकी. तो उसको अगर मैं ये समझाऊं कि जी कैसेट और VCR क्या है, और उसको VCR में गाने सुनो, बोलेगा ये क्या बात कर रहे हो आप, अल्ली वल्ली. बहुत डिफरेंट टाइम्स है. तो आई डोंट थिंक यू कैन रियली रीज़न विद अ पर्सन लाइक दैट, और जो कि इतने रिजिड भी होते हैं, और या आपने बोला ना गालम गलोच करना, या मतलब लाइक बदतमीज़ी से बात करना, या सबको कि सब बेवकूफ़ है, मैं ही एक शाणा हूँ. ये सबसे बुरी एग्जाम्पल होती है, और हमारे मुल्क में शाणे भरे पड़े हैं कि जी मुझे ही सब कुछ आता है, तुम सब पागल हो. अक्लमंदी और तालीम का तो तकाजा ये है कि आप बोलो मुझे आता ही कुछ नहीं है, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच आउट देयर, यू कांट पॉसिबली नो एवरीथिंग. तो ये हमेशा एक बेवकूफ़ शख्स की तरफ से ये आवाज़ आती है कि मुझे सब पता है, बाकी सब ऐसे हैं. सो दैट मीन्स दे आर नॉट ओपन टू डिस्कशन. जब आप बात ही ऐसी करते हो ना कि नहीं जी मुझे सब पता है,
आप तो कुछ नहीं, तो फिर देन यू आर लीविंग नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, या you're leaving no room to for a dialogue. तो डायलॉग तो डाई होता ही, दो को डाई बोलते हैं ना, तो वरना तो मोनोलॉग होता है, तो वो फिर डायलॉग हो ही नहीं सकता जहाँ एक बंदा बात ही शट कर रहा है आपको, शन कर रहा है आपको कि नहीं जी आप छोटी हो, आपको क्या पता बेटा, आप तो 80s में पैदा हुई हो, राइट। एक तो ये भी एज कार्ड भी खेलते हैं हमारे बड़े कि हम बड़े हैं, हमें पता है। अच्छा जी, अकाउंट बना के दिखाएं जीमेल में, या व्हाट्सएप डाउनलोड करके दिखा दे प्ले स्टोर से। व्हाट्सएप पे चीज़ें भेजना आती हैं सबको। सो वो हाँ टिपिकल अंकल वाली, तो फिर आप उनकी म्यूट कर दें उनकी विंडो को, ये चीज़ें डाउनलोड ही ना करें और बस इग्नोर करें। रही बात ये जो आपके भाइयों वाली बात है ना कि भाई तो बड़े आराम से, अच्छा चले अभी तो उनका रीज़न है कि उनकी इमिग्रेशन नहीं हुई हुई, तो ऑब्वियसली दे कांट विजिट, दैट्स अ लेजिट रीज़न। मगर मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग पर्पसली अपने इमिग्रेशन को थोड़ा सा डिले रखते हैं कि यार वहाँ ना जाना पड़े, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी झेल चुके होते हैं और वो बस उसको बहाना बना के वो रह रहे होते हैं। चलो, माना कि वो ऐसा नहीं सोचते, आपके भाई ऐसा नहीं सोचते एंड उनका जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है, मगर ये कहना कि वो इतना हीट पे नहीं करते, और ये इट्स लाइक अ वेरी वुमेन ट्रेट, अगेन नॉट डिफाइनिंग जेंडर रूल, सबको केयर टेकर होना चाहिए, मगर इट कम्स नेचुरली टू वुमेन टू बी वेरी इमोशनली अटैच टू द पेरेंट्स, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद यू। लड़के थोड़ा सा इस मामले में सख्त दिल होते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, एवरी सबके माँ बाप है ना, खाली आपके तो नहीं है ना। तो ये तो आप पहले अपने भाइयों से बात करें, उनसे तो कम से कम आप रीज़न कर सकती ना, वो तो आपके भाई हैं और इसी दौर के पैदावार हैं, तो शायद वो समझ सकें। रही बात आपकी मदर के पास पैसे नहीं होते और फादर देते भी नहीं हैं, ये भी एक कंट्रोलिंग टैक्टिक है। अगेन, जो मैं हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि हर चीज़ के लिए, एक पाव दही के लिए भी जो ना मर्द को ना देखना पड़े कि भाई तू कुछ देगा तो दही आएगा, ये गलत चीज़ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को शुरू से इतना इक्विप करें कि ज़िंदगी भर ये जलालत सहनी ना पड़े। मैं जलाल अब आप बोलोगे जी शौहर से पैसे मांगने में क्या जलालत है, देखो एक तो होता है ना, बाय चॉइस शौहर ने आपको बोला है कि आई विल प्रोवाइड फॉर यू, यू डोंट हैव टू वर्क, आई विल प्रोवाइड फॉर यू, और तुम बस यू जस्ट लुक आफ्टर दीज थिंग्स। अगर आप डिफाइन कर रहे हो कि तुम्हारा ये एरिया और मेरा ये एरिया है और मैं प्रोवाइड करूँगा, और अगर वो कर रहा है देन इट्स फाइन, मगर ये कि मैं करूँगा और फिर दे भी नहीं रहा, दिस इज़ प्रिजन, दिस इज़ कंट्रोलिंग टैक्टिक। तो पैसे से कंट्रोल करना, कहाँ आएगी जाएगी, इसके बाद तो रिक्शे के पैसे ही नहीं है, पैसे तो मेरे पास है, कहीं जा ही नहीं सकती, फिर उससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, फिर चिक चिक होती है। एंड लेट मी हैव यू नो, जितने लोग सुन रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस बिलीव इन दिस और नॉट, लेकिन जिस घर में चिक चिक होती है ना, उसमें बरकत नहीं होती। ऐसा ही है भाई, बरकत ही नहीं होती पैसे की, ये मेरी बात आप लिख लें। जहाँ नकछक, नोक झोंक, तानेबाजी, सार्केज़म, तंज के निश्तर मारे जाते हैं ना टेबल पे, खाने की टेबल पे, जो है ना किसी को कुछ कह दिया, वहाँ कभी बरकत नहीं रहती। एनर्जी की बात है ना भाई, हम एनर्जी की बॉल्स हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी होगी हर चीज़ अच्छी होगी, नेगेटिव एनर्जी भर के रहोगे कि इसको भी मैं क्लास देता हूँ या भी मैं इसको सुनाती हूँ और ये है वो है, तो घर की वाइब ही गलत हो जाएगी भाई। वाइब क्यों कहते हैं हम, बिकॉज वी इफ़ यू नेगेटिवली वाइब्रेट एंड नेगेटिव एनर्जीज होंगी घर में, तो घर में तो फरिश्ते नहीं आते भाई, ऐसा ही है। तो कहाँ से बरकत होगी, इतना तो ईमान होगा ना आप लोगों में। तो ये चिक चिक वाली जो चीज़ है ना, ये खा जाती है घरों को। मान लें आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो या माँ बाप इस वक्त देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो, इस चीज़ पे ज़रा कंट्रोल करें, ये खा जाएगी आपको। तो आप अपनी मदर को ज़रा बैंक अकाउंट अलग बना दें और उनको बोले ये चैरिटी नहीं है, ये देखिए होता पता है क्या है, माँ बाप मिल के बच्चों को पालते हैं और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं फिर माँ बाप बच्चे हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी जब मैं अपने वालिदैन को पहली बार मुल्क से बाहर लेके गया था, तो मुझे उनको लिटरली ऐसे चलाना पड़ रहा था जैसे मैं अपने बच्चे को चला रहा हूँ, तो कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से ये लाइन ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। ठीक है, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। माई डैड लास्ट ट्रैवल्ड इन द 90s और उससे पहले 70s में, तो ज़ाहिर है एयरपोर्ट इमिग्रेशन चेंज हो गया, उनको नहीं पता ना कौन से काउंटर पे जाना है, कहाँ जाना है, सो यू हैव टू ऑब्वियसली शो देम अराउंड। तो मगर और भी दूसरी चीज़ों में भी दे बिकम चिल्ड्रन, लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करें, जितने लोग सुन रहे हैं आपको यकीन नहीं आया, आपको मेरी बात अभी शायद यकीन नहीं आ रहा हो, लेकिन इफ़ यू आर इन योर 30s और 40s अपने पेरेंट्स को लेके कहीं जाएँ, आपको लिटरली उनको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो पेरेंट्स एक पॉइंट के बाद जाके रोल रिवर्स हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, और फिर वो थोड़ा सा, क्योंकि
रोलर कोस्टर है ना, ऊपर जाती है, पीक पे जाती है, एंड देन इट्स जस्ट डाउन हिल फ्रॉम देयर। आपकी विजन भी जाता है, आपकी मेमोरी भी जाती है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड योर विलिंग टू एक्सेप्टेंस भी जाती है। ठीक है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम रिफ्यूजिंग टू लर्न टिकटॉक कि टिकटॉक पे एडिट कैसे करते हैं। मैं करवा लेता हूँ, आई एम रिफ्यूजिंग टू लर्न। मेरे बच्चे कर लेते हैं टक 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 टक, वो क्या कैप कट ऐसे सीखते हैं, कट 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 कट, ज़बरदस्त किस्म की फ़ोन पे एडिट कर लेते हैं। हम रिक्वायर करते हैं कि जी पहले रिकॉर्ड होगी, फिर उस पर जाएगी सॉफ्टवेयर पे, और फिर उस पर एडिट होगी। नहीं, एंड आई एम रिफ्यूजिंग टू लर्न बिकॉज मुझे लगता है मेरी कैपेसिटी ना टेक वाली पूरी हो गई है। अब ये नया माइक है, मुझे नहीं पता कैसे चलना है। सामने वो पॉडकास्टर प्रो रखा है, मैंने अभी तक बटन ही नहीं दबाया। कितना महीना हो गया इसको आए हुए, ज़्यादा ही हो गया है। आई एम रिफ्यूजिंग टू लर्न, मैंने जाना ही नहीं उस तरफ। ये मैकबुक मैंने अभी क्यों खरीदा असूस, दो अभी आपके सामने ही लिया था ना ये पिछले साल, क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आ रहा। हालांकि मैंने इस पे ये भी लगाया हुआ है, इस पे सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए होते हैं, ये इसका कीबोर्ड का वो है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू लर्न। तो ये इंसान के अंदर एक आ जाती है नेचुरली। तो पेरेंट्स से अगर आप समझ रही हैं कि एक 70 साल वाले शख्स से आप रीज़न कर सकेंगी, या उनको आप ये कॉन्सेप्ट समझा सकेंगे कि जी मिसोजिनी इज़ बैड, और हम एक पेट्रियार्की से निकल के जो है ना हमें इक्वालिटी की तरफ जाना है, वो बोलेंगे कि जी बीबी किधर। तो आई वुड से गिव अप, नॉट गिव अप, मगर ये कि लाइक इतनी होप ना रखें कि जी वो कुछ सीख जाएंगे। जस्ट ट्राई टू लिव विद इट, एंड ये एक पार्ट एंड पार्सल है। व्हेन यू लव समवन, यू नॉट ओनली एक्सेप्ट द गुड थिंग्स बट यू ऑल्सो एक्सेप्ट देयर नेगेटिव ट्रेट्स। जस्ट अज्यूम दैट दिस इज देयर नेगेटिव ट्रेट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट? ठीक है, लेकिन अगर टॉक्सिसिटी आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो वहाँ आपने यू हैव टू लाइक पुट अ फुल स्टॉप, बिकॉज आपकी अपनी मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स हैं, इज्जत है दिल में हर जगह, मगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका घर का माहौल अच्छा होगा, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, योर हस्बैंड विल बी हैप्पी, योर चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, योर होल हाउस होल्ड विल बी हैप्पी। तो ये तभी होगा जब आप बुरा नहीं फील करेंगी। सो वी नीड टू ड्रॉ द लाइन। हमें अंधा लव नहीं करना है कि जी पेरेंट्स हैं तो बस जी रश के कमर करते जाओ, और वो कुछ भी करते जाएं, वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते जाएं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, अपना एंगर आप पे उतारते जाएं और आप एक्सेप्ट करें। नो, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ अ बाउंड्री दे कैन नॉट क्रॉस, देयर इज़ अ बाउंड्री यू कैन नॉट क्रॉस। रिश्ते इज्जत इज्जत में ही रहते ना। जब फिर अगर आप बाप को भी अगर अबे तबे बोला तो फिर क्या ही बचा, समझ रहे हैं? तो एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री होनी चाहिए। तो उस बाउंड्री में रहते हुए एक्सेप्ट करें कि हाँ दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हु दे आर, यू कैन नॉट एक्सेप्ट देम टू चेंज। माई मॉम, आई दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल बट आई एम शेयरिंग, still has resentments with my father कि this is what he did in the 80s, and I'm like dude we're like in 2022 now, forget about it, move on, but she refuses to move on, राइट? वो एक रिजेंटमेंट्स हैं, वो एड्रेस नहीं हुई, या क्या थेरेपी तो सोच ही ना लें, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई गो फॉर थेरेपी, दे डिडंट से मच बट दे वर लाइक ओके, लाइक यू नो इस तरह के। बट मैंने समझाया उनको कि इट्स इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक आप भी जाते हैं डॉक्टर के अपनी शुगर की दवाई लेने, तो मेरे समझे मेरे दिमाग को शुगर हुई है तो मुझे दवाई लेने जाना होता है, राइट? तो इस तरह करके मैं आपको बस ये मशवरा दूंगा कि अपने भाइयों से पहले बात करें कि भाई वी आर इक्वली इन दिस, दिस इज़ नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भाइयों की टिपिकल भाइयों वाली हरकत है कि हर काम में बहन को आगे कर दो, हर चीज़ में बहन को आगे कर दो। क्यों भाई? तो ये गलत है। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके माँ बाप हैं, सिर्फ आपके नहीं है। यू हैव स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विद देम, दे हैव स्पेंड द मोस्ट टाइम विद देम, तो उनके अंदर ज़्यादा फीलिंग आनी चाहिए। मदर को समझाएं कि एक चैरिटी नहीं है, और ले लें उनका एक सीक्रेट अकाउंट बना दें, सीक्रेट कार्ड दे दें, बोले कि अब्बू से छुपा के रहें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार ली उसके साथ उससे आप 150-150 रुपये छुपा रहे हो। यार कितनी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है, लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी ना इस तरह बनाई हुई होती है। देयर इज़ नो रीज़न, माशाल्लाह आप सब बाहर रहते हो, अच्छा कमाते ही होगे, देयर इज़ नो रीज़न फॉर योर पेरेंट्स टू लिव लाइक दिस, बट दे चूज़ टू लिव लाइक दिस। सो व्हेन अ पर्सन चूजेस टू लिव लाइक दिस, यू कांट हेल्प इट। वो कहते हैं ना, कैन ब्रिंग द हॉर्स by the river, but you can't make it drink. So if they choose to live like this, that's their problem, not yours, right? तो बस मैं यही कहूँगा। आई होप आई मेड सेंस एंड आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन वन वे और द अदर।
व्हाट्सएप म्यूट कर दें उनका, म्यूट ना करें, क्या पता कभी बेचारे रीचेज आउट टू यू एंड यू नेवर गेट द नोटिफिकेशन, सो डोंट डू दैट। बस वो उस पर लगा दें, वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है ना पिक्चर और वीडियो, वो ना करें ताकि वो कंटेंट ही ना आए आपके पास। मेरे पास भी इस तरह के कुछ लोग हैं, मैं डाउनलोड ही नहीं करता उनका कंटेंट, मुझे पता है अंदर होगा क्या। वो इमोजी वाले ना, यूं जबान निकली हुई और वो बीवी वाले उर्दू के जोक्स पीले बैकग्राउंड में है ना, आते हैं ना सुबह सुबह, बीवी ने पूछा क्या करोगे, अबे हटा खल्ली वल्ली। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन, सेम ऑफ योर एज गेटिंग मोर डिप्रेस्ड आफ्टर गेटिंग मोर सक्सेस। ओ, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस मीम डाल दो भाई। प्लीज डोंट टेल दिस एंड दिस नेम्स व्हेन यू रीडिंग दिस ईमेल, अदरवाइज माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल रिकॉग्नाइज। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। पिछली ईमेल वो जो भाई थे ना जिनको पीआर नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी शुरू में ही लिख दिया था कि इस ईमेल में दिए गए मुल्कों के नाम नहीं लीजिएगा और ये नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरे दूसरे दोस्त भी देखते हैं तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि जी यहाँ से आइए। तो ये तरीकाकार बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी भेजना चाहें और नहीं चाहें कि सर्टन डिटेल्स ना आए तो ऊपर लिख दें। तो उन्होंने जो चीज़ें बोली मैं वो नहीं बोलूँगा। साहब जुनेद, वालेकुम सलाम। I am same of your age, born and brought up in a city in Pakistan, in almost similar situations which you went through in your childhood and teenage years. I got education, completed my graduation, and started a career in one of the industries in Pakistan. Completed my master's and postgraduate diploma during my services, and I served in the industry sector for almost a decade, attained good positions, and left for a very good country for further education. Okay. After coming to that very good country, I started from scratch, took another master's degree, and started my career in information technology. And after lots of mental, physical, and professional struggle and sleepless nights, I finally got the PR of that country. Okay. The reason behind mentioning the above details is that if someone reads the above lines, then definitely she will assume that it's a good success story and this guy must be very happy in his life. But the real problem is, the more I'm achieving, the more I'm getting depressed. Alhamdulillah, I have everything which a person can desire, like good and loving family, education, good job, and a good social circle. But I don't know if it's a nashukri or what, because as I'm getting older, the depression keeps increasing. Life is turning out to be meaningless for me, and these thoughts are regularly coming into my mind that sooner or later I will die, and all these worldly things will become meaningless. My dead relatives, dead ex colleagues, and dead famous personalities come into my mind quite frequently these days. And with the thought that in the past they were alive, they moved around, talked, and were living their routine lives, but now they are dead and history. So I will be history as well. These thoughts are refraining me from doing any productive things in my job. Family life is also getting affected, and now I mostly limit myself in my room. I don't know if it's an impact of work from home or what, because after the start of the pandemic, I've been working from home. Need your suggestion how to come out of this situation. Regards. Thank you so much. अच्छा, सो बेसिकली एक साहब हैं, पाकिस्तान में रहे, पढ़े, फिर बाहर चले गए, नौकरी मिल गई, उधर का पीआर रेजिडेंस मिल गई है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो कह रहे हैं द मोर आई एम अचीविंग द मोर आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। तो क्या ये नाशुक्री है और ज़ाहिर है मीनिंगलेस लाइफ लग रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं, मेरे डेड रिलेटिव्स, कॉलीग्स, फेमस पर्सनालिटीज़ जो कल चलते फिरते थे आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैं जितना भी कर रहा हूँ सब यहीं रह जाएगा। सो बड़ी दैट इज़ लाइफ। अब लाइफ इज़ वॉट यू मेक ऑफ इट, ये तो एक बिल्कुल रियलिटी है। देखो, इसको आप मेरी एज के हो तो मेरी वाइफ इसको बोलेंगी मिड लाइफ क्राइसिस, क्योंकि वो मुझे भी बोलती है। क्योंकि अब मैं जिस तरह की चीज़ें उनसे बोलता हूँ ना कि मैंने अब ये भी करना ये भी करना है, तो वो मुझे लेबल कर दी। जैसे मैंने बोला आई वांट टू वेयर जैकेट्स बाय वीडियो, सो सो या खैर इट्स जस्ट अ जोक फ्रॉम हर साइड। मैंने मैनी पैडी का बोला, मैंने मैनी पैडी करा, व्हाई डोंट आई वांट टू लुक गुड मैन, why shouldn't I take care of myself? So she's like, ye kya? This is not the man I married. Yeah, you married someone who couldn't afford all these things, but now he can. So why not? मैं कल एक टिकटॉक देख रहा था इंग्लैंड वाला, उसमें there was this guy, he was applying base and mascara and this and that, and he made his eyebrows as well, that I don't need to make, of course. He genuinely looks so good. तो मेरे जहन में ऐसी एक आइडिया है कि like I should start doing this. But like if my wife gets to know this, she'll like throw me out of the house. It's like सेल्फ केयर है यार, क्या है,
ठीक है, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग लाइक लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ एंड बीइंग द जी वर्ड, जो लोग फिर लेबल करते थे ना आपको, ओ ये कर रहा है तो अब ये हो गया। ऐसा नहीं होता। वो ना नील डिग्रास टाइसन का ना एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा था इन विच ही वॉज एक्सप्लेनिंग लाइफ। और देयर इज़ अ गाय कॉल्ड जेसन सिल्वा, अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो स्टार्ट फॉलोइंग हिम। उसका एक शो आता था नेशनल ज्योग्राफिक पे, द ब्रेन ब्रेन गेम्स, समथिंग टू डू विद ब्रेन, बहुत अच्छा शो था। जब तक नेशनल ज्योग्राफिक आता था हम देखते थे। अब हमारे चैनल्स पे नेशनल ज्योग्राफिक नहीं आता, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक इस रीजन में इंडिया का आता है, और चूंकि उसमें हिंदी बोली जाती है तो अब नेशनल ज्योग्राफिक हिंदू है, तो अब हमारे टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। तो हमारे चैनल्स पे जो पहले केबल पे नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी, जो कि 67 नंबर चैनल पे होता था, अब वो भी नहीं आता। एज इफ इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना नहीं। हम अपने तो बनाते नहीं प्रोग्राम, जो दिखाते थे चूंकि वो हिंदी में थे, अब वो यहाँ बैन है केबल पे, है ना? याद है कितने अच्छे शोज होते थे यार। कुछ नहीं, खाने के टाइम पे जाहिर है, अगर आप, एक टाइम होता था खाने के टाइम पे, सीआईडी इज द सेफेस्ट थिंग टू वॉच, क्योंकि उसमें कभी कोई गंदी बात नहीं होती है ना। सीआईडी लगा लो या क्राइम पेट्रोल लगा लो। क्राइम पेट्रोल में चलो केसेस इस तरह के हो सकते, सीआईडी इज द क्लीनेस्ट शिट टू वॉच, नॉट इवन पाकिस्तानी ड्रामाज। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक देखता था इस तरह, डिस्कवरी वगैरह, अब वो नहीं आते। तो मैं वो बात क्यों कर रहा था मुझे याद नहीं आ रहा, व्हाई डिड आई मेंशन दैट। हाँ, तो जेसन सिल्वा का प्रोग्राम आता था ब्रेन गेम्स। तो जेसन सिल्वा नाउ हैज़ अ पेज एंड ही हैज़ अ ह्यूज कमांड ऑन फिलोसफी एंड लाइफ एंड लव। तो वो बहुत अच्छी उनकी वीडियोस होती। तो ही वॉज स्पीकिंग टू नील डिग्रास टाइसन, एंड नील डिग्रास टाइसन सेड कि ना लाइफ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गिव समवन फ्लावर्स, तो आप उसको प्लास्टिक के फूल क्यों नहीं देते? दे विल लास्ट लॉन्गर। मगर आप उसको देते हो ताज़े फूल, जो कि 2 दिन बाद मुरझा जाते हैं और फिर वो फेंकने पड़ जाते हैं। वाई? बिकॉज टेम्पोरलिटी, यानी कि इसका उर्दू का वर्ड क्या होगा, सॉरी जहन में भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत नींद आ रही है यार, मैं अब बताऊंगा मुझे नींद क्यों आ रही है, हालांकि इट्स ओनली 8 o'clock। दिमाग नहीं चल रहा मेरा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। तो उसमें जो है ना, खूबसूरती है। जितनी चीज़ लिमिटेड होगी उतनी खूबसूरत, क्या है ना, लिमिटेड वर्जन या लिमिटेड स्टॉक, तो उसकी प्राइस अप होती है, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। इसी तरह ज़िंदगी भी लिमिटेड अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि उसकी वैल्यू रहे। तो अगर आप पूरी, इफ़ यू कैन लिव फॉर एवर एंड एवर, वाई वुड यू एवर गेट आउट ऑफ बेड? हाउ विल यू मेक आर्ट? हाउ विल यू मेक पोइट्री? हाउ विल यू बी अ गुड डॉक्टर? हाउ विल यू engineer समथिंग? बिकॉज यू डोंट हैव टू। बिकॉज अभी हम क्यों करते हैं, मैं क्यों, इतनी नींद आ रही है क्यों नहीं घर जाके सो रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक मनी एंड आई वांट, इस दैट्स हाउ आई सर्वाइव, दैट्स हाउ ही सर्वाइव्स, दैट्स हाउ माई टीम सर्वाइव्स। नीड टू जनरेट रेवेन्यू। इफ वी डोंट, विल स्टार्व टू डेथ। तो दैट्स, इट्स द फैक्ट कि हम एक दिन चले जाना है, इट कीप्स अस ऑन आवर टोज एंड इट मेक्स अस गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। तो ज़िंदगी तो है इसी का नाम। अगर तो हमेशा रह सकते थे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं करते, फिर आप ये भी नहीं कर रहे होते, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ लेटे रहते सारा दिन, वो मज़ीद डिप्रेशन होता। तो जाना तो हमने है, अब रो रो के जाना है या अच्छी तरह जी के जाना है, दैट इज़ योर चॉइस। आई अंडरस्टैंड यू बिन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर 2 years एंड दैट इज़ फार मोर डिप्रेसिंग देन एनीथिंग। तो दैट, वो वाली चीज़ तो है, इट्स मोस्टली द इफेक्ट ऑफ दैट। बट ऑल्सो इफ़ यूर माई एज, तो इस एज में ना ज़्यादा सेंस ऑफ रियलाइजेशंस बढ़ जाती हैं, बिकॉज इंसान जब कंफर्टेबल हो जाता है ना, जैसे कि पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, गाड़ी भी है, घर भी अपना है, रेजिडेंस भी है, बाहर मुल्क में रहते हैं, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर फॉर, तो फिर दीज काइंड ऑफ फीलिंग स्टार्ट टू हिट यू। इसमें फिर तरीक़ाकार ये होता है, जो कि मैं ये करता हूँ, वो ये करता हूँ कि एवरी ईयर आई सेट अप अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ, कि हाउ मच कैन आई टेस्ट माई सेल्फ, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मैं पहले एक फ़ोन से वीडियो बनाता था, फिर मैंने बोला कैन आई डू अ पॉडकास्ट, मैंने वो शुरू की। फिर मैंने बोला कैन आई हैव अ गेस्ट एज वेल, फिर मैंने 2 कैमरे कर लिए, फिर स्टूडियो भी कर लिया, फिर करते 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 चीज़ें आपके सामने। और इस साल के मेरे जो गोल्स हैं, दे आर मच मच बिगर देन द लास्ट ईयर, नॉट जस्ट रेवेन्यू वाइज बट ऑल्सो आइडिएशन वाइज, कि यार मैं और नई चीज़ें करना चाहता हूँ। बिकॉज दैट्स, इंसान जो है ना, वो चैलेंजेस से रख के ही जीता है। वरना देखो, एक होता है जिंदा रहना, एक होता है जीना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जिंदा तो रह ही लेता है इंसान, 2 रोटी खाई, आलू खाया, सो गया, तो वो जी रहा है।
एक होता है जीना, ठीक है। जीता इंसान ऐसे है कि वो टारगेट सेट करता है एंड दे स्ट्राइव टू अचीव। इंसान ने अभी दुनिया ही पूरी नहीं की, अब मार्स पे जा रहा है। वाई? इलॉन मस्क पागल है क्या? आइलैंड लेके सो जाए खल्ली वल्ली? नहीं, वो उसकी ही इज़ ड्रिवन बाय हिज पैशन कि मैंने ये काम करना है। तो यू नीड टारगेट्स, यू नीड कंफर्ट इज़ अ डेथ। वो देखो क्या लिखा है, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। वो क्यों लिखा है मैंने वहाँ पे? वो इसलिए लिखा है कि एक बार आप कंफर्टेबल हो गए ना, फिर इस तरह की थॉट्स आती हैं। सो ट्राई टू सेट सम टारगेट्स, नॉट ओनली इन योर ओन करियर। आप कुछ और भी साइड में शुरू कर लो, नॉट जस्ट बिजनेस। देखो हर चीज़ ने पैसा बना के नहीं देना होता। हमने सारी ज़िंदगी से पैसा नहीं जमा करना, हमें लम्हे जमा करने हैं, हमें खूबसूरत मेमोरीज बनानी है। ट्राई टू लर्न सम आर्ट। हाथ से बनाई हुई चीज़ जो है ना, वो बड़ी सेटिस्फैक्शन देती है। खाना बनाना सीख लें अगर नहीं बनाने आता तो। सिट स्टेशन को फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तो दिस वुड आई वांट टू डू एज वेल, अगर मेरे पास टाइम हो तो। क्योंकि मुझे अब वाकई बहुत फील हो रहा है कि आई शुड लर्न हाउ टू कुक। कुछ तो आना चाहिए यार। गलत बात है, कुछ भी नहीं आता। तो इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आपको वुड कार्विंग का शौक है तो आप वो सीख लें, कुछ भी सीख लें। गेट सम हॉबी ऑन द साइड, बिकॉज वो चीज़ जो है ना, अभी जो आप काम कर रहे हो ना, वो एक सेट स्टैंडर्ड SOPs होंगे और आपने बस वही फॉलो करना है। एंड देन इट गेट्स बोरिंग आफ्टर अ वाइल कि वही एक्सेल फाइल और वही ईमेल, विद रिगार्ड्स टू द लास्ट ईमेल वही ईमेल की चेन चल रही है, जूम कॉल्स हो रही हैं। ऑफ कोर्स इट गेट्स बोरिंग मैन। That's exactly why I left doing that to do this, because I love doing this and I hated doing that. I'm not asking you to change your career, of course. You have to secure yourself for your family. Magar, try to find some hobby on the side or try to find something that makes you excited. देखें, वो कहते हैं ना कि एंड लाइक देखो, पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से कंफर्ट ज़रूर आता है। मनी डजंट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बट इट सॉल्व्स ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स। तो आपको ये नहीं टेंशन हो कि हेल्थ केयर कहाँ से आएगी या बिजली का बिल कहाँ से आएगा, ग्रोसरी कहाँ से आएगी। दैट शुड नेवर बी योर प्रॉब्लम। इतना तो इंसान को होना चाहिए। तो वो उतना ही करता है। उसके बाद आप मटेरियल्स की तरफ जाते हो ना, आपने एक महंगी चीज़ ले ली, वो आपको थोड़ी देर के लिए खुश करती है, देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। वो उसकी फिर वो वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। सो वो भी बड़ी एक नेगेटिव ट्रेट है कि इफ़ यू फाइंड वैल्यू एंड हैप्पीनेस इन थिंग्स, थिंग्स डोंट मेक यू हैप्पी आफ्टर अ वाइल। सो लुक फॉर एक्सपीरियंसेस। अब आपको ट्रैवलिंग का शौक है, अगर आपको किसी भी किस्म के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक है, म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक बजाना सीख लो, पियानो सीख लो। ये मैंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये इसलिए रखा हुआ है बिकॉज आई वांटेड टू हायर अ टीचर जो कि आके मुझे हफ्ते में 3 दिन सिखाए। बट देन मेरा कुछ पता ही नहीं होता, तो इसलिए मैं कोई इस तरह की कमिटमेंट नहीं कर पाता। बट एटलीस्ट ये नज़रों के सामने रखा हुआ है कि ये करना है। अब कब करना है आई डोंट नो। सो ट्राई टू डू दैट। तो वरना आप मनी मेकिंग मशीन बन जाएंगे एंड दैट्स नॉट अ वे टू लिव। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कम्फर्टेड एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू सीक कम्फर्ट फॉर योर फैमिली। मगर ये कि अगर बिल्कुल ही वही करा तो फिर वो फिर मज़ा नहीं आता लाइफ में। सो ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। और इसको इस तरह सोचे कि अगर ज़िंदगी में पैसे का एलिमेंट ना होता तो आप क्या काम करते? इफ़ यू कुड लिव फॉर एवर एंड लाइक you didn't need to pay bills, no, you live forever नहीं, if you never needed to pay bills, तो आप क्या काम करते? तो do that if you want to teach, बच्चों को सिखाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं who could use your help। लोगों को जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखने आती। कोई पोर्टल बना लें, कोई फेसबुक ग्रुप बना लें जिसमें आप बच्चों की हेल्प करें कि मैं इस मुल्क में कैसे आया, क्या क्या मैंने स्टेप्स किए और आप किस तरह आ सकते हैं। हैव कॉन्वर्जेशन। लोगों को हेल्प करते हैं ना, उससे बड़ी बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। व्हाई डू यू थिंक आई एम डूइंग दिस चैनल बेयरली मेक्स मी एनी मनी, बट मैं घंटे से बकवास कर रहा हूँ। आई कुड हैव मेड अ व्लॉग और कुछ समथिंग एंड मेड मच मोर मनी। बट वही वाली बात है ना, पैसा तो आ जाएगा लेकिन हैप्पीनेस मुझे इससे आती है बिकॉज आप इतना वक्त लगा के, इतना दिमाग लगा के मुझे इतनी लंबी लंबी मेल्स करते हैं, देन यू वॉच दिस होल शिट फॉर लाइक एन आवर और सो, बर्तन धोते हुए, गाड़ी चलाते हुए, लेकिन आप वक्त देते हो। इट जेनुअली मेक्स मी हैप्पी। सो दिस इज़ माई गो टू प्लेस व्हेन आई फील डिप्रेस्ड। तो ट्राई टू फाइंड समथिंग, क्योंकि ना एक पॉइंट के बाद ना टेकिंग फिर डिप्रेस करती है, फिर मज़ा आता है गिविंग में। तो अब आप ना थोड़ा गिविंग वाले फेज में आओ। अब वो गिविंग का ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे ही देना है या खाना खिलाना है या देग चढ़ा दी किसी मज़ार पे, नहीं।
एक्सपर्टीज़ भी दे सकते हैं, किसी को मशवरा दे सकते हैं। हमें नहीं दे सकते तो स्माइल ही दे दें, रास्ता ही दे दें, लेकिन देने में मज़ा बड़ा आता है। तो ये भी मैं दे ही रहा हूँ ना, आई रियली एंजॉय डूइंग दिस। सो इम्पार्ट योर नॉलेज, फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी भी ग्रुप में जाके कि लाइक दिस इज़ हु आई एम एंड आई वांट टू हेल्प पीपल आउट, सो लाइक इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, एंड देन आप वो काम वीकेंड पे करें और डेडिकेट एन आवर और टू रोज़ का, या जैसा भी आपको सही लगे। उससे होगा ये कि देन यू विल फाइंड मीनिंग। फिर जब एक इंसान बोलेगा ना कि यार आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ छोटा सा, सॉरी अगर ये लंबा हो रहा है। मैं भी पेशावर में गया हुआ था, तो एक बंदा आके बैठा मेरे बराबर में, से बोला मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। मिला ठीक है बोलिए। हमें एक वो सनी अली साहब स्टेज पे थे, तो मैं वो सुन रहा था, तो मैं बोला ठीक है। तो उसने बोला कि ना आपने मेरी जान बचाई है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया ना, ये है वो कैसे? तो कह रहे हैं कि मैं आपसे नथिया गली में मिला था 3 साल पहले जब आप वहाँ आए थे, और मैं काफ़ी सुसाइडल था, और तो मैंने आपने मुझसे साइड पे ले जाके 10 मिनट बात की थी। फिर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा एक वाक़या हुआ था। अब उसकी डिटेल्स ज़ाहिर नहीं याद होती, इतने लोग आके बात करते हैं। सो हुआ ये था कि देयर वाज अ किड हु वाज सुसाइडल, एंड आई ऑब्वियसली एक सीरियस सिचुएशन थी, इतना रश था, बहुत सारे लोग थे, सेल्फी वाले अलग थे, बात करने वाले अलग थे। मैंने सबको एक्सक्यूज़ किया, मैंने मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें। साइड पे लेके उसकी बात सुनी अच्छे से, और मैंने उसको मुश्किल से 5 मिनट दिए होंगे। उसकी मैंने बात सुनी और उसको मैंने बोला कि बेटा थेरेपी पे जाओ, ये सुसाइड वाली थॉट निकालो, सॉर्ट दिस आउट फर्स्ट एंड देन लाइक फोकस ऑन सम वर्क वगैरह वगैरह। और मैंने उसको जो एक मशवरा बनता था मैंने दे दिया, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। मुझे नहीं याद, क्योंकि रोज़ाना कितने लोग इस तरह मिलते हैं। तो वो मुझे मिला, उसने कहा कि उसके बाद मैंने थेरेपी ली, मैं सही हो गया, बहुत बेहतर हो गया, और अब मेरे 3 बिजनेस हैं और मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। सो लाइक आई ओ माई इंटायर लाइफ टू यू। सो लाइक दैट शिट मेरे ना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई लिटरली, क्योंकि मेरी नज़र में मैंने उसको सिर्फ 5 मिनट दिए थे, लेकिन अगले के लिए दैट दैट मेंट एवरीथिंग। उसके लिए दैट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ होप, आई लाइक टू बिलीव, एंड इट वर्क फॉर हिम। और ना सिर्फ उसकी उसकी वजह से, खुदा ना खास्ता अगर वो सुसाइड कर लेता, उसके कितने पीछे लोग रह जाते, डिपेंडेंट्स होते, या इमोशनली डिपेंडेंट तो होते ना, फाइनेंशियली ना सही तो उदास होते, दुख होता। ठीक है, नाउ नॉट ओनली ही सॉर्टेड, बट उसकी फैमिली भी सॉर्ट हो गई, आने वाली नस्लें भी हो गई, सिर्फ वो एक 5 मिनट की वजह से। सो दैट रियली जेनुअली मेड मी हैप्पी कि यार कम अज़ कम मैं जैसा भी हूँ इतना तो यूज़फुल हूँ कि कम अज़ कम किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए सॉर्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस तरह की चीज़ें ना फिर आपको मीनिंग देती हैं, खुशी देती हैं कि यार ठीक है यार, अगर कोई आए ना मुश्किल में तो बंदा बात कर ही ले, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ही माइट बी लुकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट ही वुड बी द मोस्ट ब्रोकन पर्सन राइट नाउ। तो आपकी छोटी सी भी कही हुई बात, या छोटा सा भी दिया हुआ मशवरा, देखो पर्सपेक्टिव होता है, एक होती है कॉग्निटिव बायस, उसको भी पता होगा मैंने करना क्या है, मगर वो मेरे मुंह से सुनना चाह रहा था। और जब कन्फर्मेशन बाइस, सॉरी कॉग्निटिव बाइस कह रहा हूँ, कन्फर्मेशन बाइस, और जब मैंने बोला ना कि बेटा यही कर, तो बोला हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तो अब ये कह रहे हैं तो सही होगा, एंड ही फॉलोड दैट एंड वर्क फॉर हिम। तो दैट रियली रियली मेड मी फील यूजफुल। सो दिस इज़ वॉट यू नीड इन लाइफ। आपने अपने आप को बचा लिया, संभाल लिया, छत आ गई, गरम लकड़ियाँ भी, फायर प्लेस भी है, हीटिंग भी ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। अब आपको ना खुशी इससे नहीं मिल रही, अब इसके बाहर से मिलेगी, और वो देने से मिलेगी। तो फाइंड अ स्टूडेंट हु नीड्स योर हेल्प, फाइंड अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड योर हेल्प, फाइंड अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स हु नीड योर हेल्प। लोगों का लिंक्डइन बनाना नहीं आता यार, शादी की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो एक गाइडेंस ही बना दो, एक पेज का पीडीएफ बना दो कि लिंक्डइन कैसा दिखना चाहिए, रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, वीज़ा इंटरव्यू कैसे देते हैं। क्योंकि हर बंदा तो मेरी वीडियो नहीं देख रहा ना, 24 करोड़ लोग हैं। अब अगर मैंने चैनल बना लिया तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं। वीडियो के सामने नहीं आना सकते, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू इम्पार्ट नॉलेज एंड ट्राई टू इम्पार्ट हैप्पीनेस। और फिर ना दूसरों की हैप्पीनेस से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे तो ऐसी ही मिलती है, क्योंकि अब कर लिए मटेरियल जमा, पैसे भी आ गए, अब ठीक है गाड़ी भी ले ली, ट्रैवलिंग भी होती रहती है, बट फिर वो वाली बात नहीं आती, फिर वो जो चस जिसको कहते हैं ना, वो फिर यहाँ से आती है, you know to be able to listen to someone and to be able to impart some sort of feedback and some sort of knowledge which eventually does well for them. So why not? So yeah, this is what you need right now in your life, and this is what I can gather. अगर आपको लगता है कि if you need further clarification, you can always write in, and I'll be happy to help you out. ठीक है, ख्याल रखें, thank you.
हाँ जी, तो ये थी आज की एपिसोड। और जो मैंने अभी बीच में बोला, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, हालांकि सिर्फ 8 बजे। उसकी मैं वजह बताता हूँ। मैं 6 तारीख को यूके से निकला, तो यानी 5 तारीख की रात में पैकिंग करते करते 12-1 बज गए। 3 घंटे बाद उठा, सख्त सर्दी, -3, गाड़ी की छत पे बर्फ़ जमी हुई थी। 1 घंटे की ड्राइव करके हीथ्रो गया, 2 घंटे बैठा वेट किया, फिर 6 घंटे की फ़्लाइट ली दोहा। 3 घंटे में वहाँ बैठा एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से कराची की फ़्लाइट 2 घंटे, रात 2 बजे लैंड हुआ, सुबह 3 बजे घर पहुँचा हूँ। सुबह 5 बजे तक अम्मी अबू से बात की, आलू के पराठे खाए, 5 बजे सोया, 9 बजे फिर उठा और इस्लामाबाद के लिए गया। वहाँ फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो गई और फिर वहाँ 3 बजे पहुँचा और गाड़ी में बैठते ही मरी चला गया। और फिर मरी में जो वाक़या हुआ आप सबको पता है, सख्त सर्दी, सो नहीं पाया, ग्लव और टोपा पहन के सोया, लेकिन इट डिडंट डू एनीथिंग। फिर वहाँ से निकला, इस्लामाबाद के पूरे इवेंट किए 2 दिन के, फिर पूरी एक मेरी मीटिंग थी कल पूरा दिन। फिर वहाँ से आया, कल थोड़ा सा सो पाया। और आज एक ही दिन, पहला दिन है मेरा कराची में, हालांकि मुझे पाकिस्तान आए हुए 6 दिन हो गए। और कल सुबह फिर लाहौर जाना है, और फिर वहाँ से 3 दिन बाद वापस आना है, फिर 2 दिन कराची रह के फिर फैसलाबाद जाना है। तो ये सोच के ही मैं थक रहा हूँ। सो या मैन, बट दिस इज़ द लाइफ आई चोज। एंड ओवर वर्क नहीं करना, ओवर एग्जर्ट नहीं करना, आई अंडरस्टैंड, बैलेंस करके चलना है। सो आई होप आई मेंटेन दैट बैलेंस, बट देयर इज जस्ट सो मच टू से, सो मच टू शेयर, एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ टू सबको फिट इन करो। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज episode. Subscribe करना नहीं भूलिएगा, and you can support this channel on patreon.com/ganjiswag, and also you can be a Facebook supporter so that we can roll out more and more of these videos. ईमेल ज़रूर कीजिएगा, and जिन्होंने भेजी उनका शुक्रिया, जिनकी रह गई है आई होप उनकी भी टर्न आ जाए। आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड, आप सबकी ख्वाहिश है that I read, but there is only so much I can read, but I'll try my level best. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।